हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और ये इसमें एनसीईआरटी हमने 6 क्लास 7 क्लास 8 का आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके बाद 9th 10th का कराएंगे, फिर 11th 12th का हिस्ट्री कराएंगे। और अभी इससे प्रेजेंट टाइम में जो क्लास है हम लोगों की, ये इस क्लास 6 की ज्योग्राफी है। क्या है? ज्योग्राफी, जिसका ये चैप्टर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए हैं। अगर चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिसको भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या 2024 हो, 25 26 कभी भी करना है इन फ्यूचर। तो एनसीईआरटी देखो मोस्ट कंपलसरी रहता है। कोई भी आप वनडे भी एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी की चीजें बेसिक समझना और इसको बहुत बेस से चीजें दी रहती है। तो इसलिए क्लास 6 से लेकर 12th तक का इसको सजेशन दिया जाता है, इसको रीड कर ले। आप लोगों ने देखा होगा अभी करंट में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया, आदित्य श्रीवास्तव जी फर्स्ट रैंक पे जो आए। तो इसमें ये देखा होगा कि जो इसकी प्री की मेरिट थी वो 75 या अबव गई है, क्योंकि एनसीईआरटी ही से पेपर पूरा प्री का बना था और जो अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे तो उनका उसमें नहीं हो पाया था। तो क्या है, और हिंदी मीडियम वालों को क्या देख रहे हैं कि प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो एक बार भैया एनसीईआरटी पे फोकस कर लो। देखो हम भी दे रहे हैं, हम भी एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए एनसीईआरटी की सीरीज के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास का नाम, टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की ज्योग्राफी, पृथ्वी के प्रमुख मंडल। तो आप लोग बता सकते हैं, पहली बात तो पहले क्वेश्चन यही मैंने बता दिया। चलिए बताइए पृथ्वी के प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, भूमन मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जीवन मंडल, तो इस टाइप के मंडल हो जाते हैं। लेकिन हम चलो रीड करते हैं फिर बताते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, कैसा ग्रह भैया, जहां पे जीवन संभव है ना। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है आपकी भूमि है, जल है, हवा, ये पृथ्वी पर मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे मानव जीवित रह सकता है। किससे? भूमि है, जल, हवा। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। आपस में जो तीनों घटक हैं वो मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इकोसिस्टम जिसको कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग है, जो ठोस भाग पर हम रहते हैं, और भूमंडल जिसको हम कहते हैं, जैसे कि ठीक है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है उसको वायुमंडल कह दिया। समझ में आएगा। पहले हमने भूमंडल कहा जिसपे हम लोग रहते हैं, वो दूसरा पे जो गैस की परतें चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए उसको वायुमंडल कह देंगे। तो 2 चीजें हो गई। ठीक है, अब जब इसमें कौन कौन सी गैस है, जैसे ऑक्सीजन है जो वायु मतलब इंसानों के लिए जीवन प्रदान होती है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। परसेंटेज के हिसाब से ही बात करेंगे, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी हैं, पाई जाती है। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। क्लियर, 2-3 टॉपिक छोटे छोटे क्लियर हो गए। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे कि आप बर्फ के फॉर्म में रहे या वो जल के या जल वाष्प में समझे। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल, हवा के साथ मिलते हैं। तो जीवमंडल कैसे कहेंगे? जल, स्थल हो, जल हो और हवा, ये तीनों जहां एक साथ मिलेंगे जिसे जीवमंडल कहेंगे, और उसे जीवमंडल कहते हैं। जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, आपका जल का हो, हवा का हो या आपका स्थल का हो। थोड़ा बगल में वर्ड दिए गए कुछ देखो। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है बाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। तो बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे कोई अधिक शब्द बना सकते हैं? बताइए। तो हम लोग रीड कर रहे हैं भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या है, क्या सारी चीजें इसमें। तो भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जिसपे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जिसपे रहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं एक आपका भूभागों में, मतलब महाद्वीपों के महाद्वीप जो है और नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को भाग को हम महासागरीय बेसिन बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के 2 भागों में बांट दिया, इसमें महाद्वीपों और महासागरों में, या महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इंसान जुड़े नहीं रह पा रहे हो, विश्व के सभी देखो महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हैं, इस वजह से इंसानों को भी एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अभी मानचित्र को भी देखेंगे क्या कैसे जुड़े हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। जो भी स्थल है तो उसको हम समुद्र की, हमेशा देखना स्टेशन जाना है, कहीं भी ऊंची जगह पे जाएंगे तो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे ये हिल्स एरिया है। तो स्थलीय ऊंचाई उसे हम बोल सकते हैं, स्थल की ऊंचाई से को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है स्थल की ऊंचाई को। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपको महासागर दिख रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छोटा कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं इसमें।
तो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है ये वाला, और इसके बाद यहाँ पे ये हिंद महासागर देखो इससे जुड़ गया है ना। फिर यहाँ पे ये आपका अटलांटिक महासागर ये जुड़ गया, दक्षिणी महासागर वो नीचे था सब जुड़ गया, प्रशांति महासागर ये उत्तरी और दक्षिणी हो गया। तो कहीं ये आर्कटिक महासागर, देखो सारे एक दूसरे से जो वाटर बॉडीज है सब एक दूसरे से टच में, देख लिया। कॉन्टिनेंट के बारे में भी बात करेंगे, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं जो उसमें आपके डिफाइन किए गए, तो आप लोग देख सकते हैं। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे, उत्तरी अमेरिका की, फिर आपका एक अंटार्कटिका हो जाता आपका और एक आर्कटिक हो जाता। ठीक है, अंटार्कटिका ही बोलोगे। चलिए आगे देखते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से इसकी मेजरिंग की जाती है, तो ये 8,848 मीटर ऊंचा है। अगर हम इसको थोड़ा भी करंट में कहीं 8,848 ना देके 8,850 दिया रहेगा, 49 भी दिया रहेगा तब भी लगा देंगे, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई अभी बढ़ रही है। अभी चाइना और नेपाल ने मिलकर इसको मेजर किया था तो थोड़ा सा डिफरेंस आया था। तो मोस्टली क्या है 8,848 मीटर ऊंचा। तो विश्व का सबसे गहरा, नहीं फिलहाल तो इसी पे लगाएंगे क्योंकि ये करंट की अपडेट है, यही माना जाता है। तो विश्व का सबसे गहरा जो भाग प्रशांत महासागर है, उसी में प्रशांत महासागर में जो आपका सबसे गहरा पार्ट पाया जाता है वो है मैरियाना गर्त। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो मैरियाना गर्त। कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक भी हो सकती है? भाई सबसे ऊंचे भाग से जैसे माउंट एवरेस्ट है, इससे आप जाइए मैरियाना गर्त तक, मतलब इसी में इसको और ऐड कर दीजिए, तो आप आइडिया लगा रहे हैं सबसे ऊंचे पार्ट से लेके सबसे गहरे पार्ट तक जाइए, तो ये आप सोच सकते हैं इतने मीटर हो जाएगा। चलिए साइड से थोड़ा रीड कर लेते। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के जो तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे? कौन कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊपर जो शिखर है माउंट एवरेस्ट। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई को 1984 को इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, तो मोस्टली देखो ये लोग मई में ही सब लोग गए हैं, क्योंकि मई का जो सीजन रहता है उस टाइम पे एक कंफर्टेबल माना जाता है कि इस पे आप ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, क्योंकि ये इस सारी चीजें पे सर्च होती है फिर भेजा जाता है, ऐसे नहीं भेज देंगे किसी को। महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। महाद्वीप क्या है? तो पृथ्वी पर जो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। तो मतलब पहले आपने पढ़ा होगा ना कि केवल एक ऐसे गोला था, फिर इसको 2 पार्ट में बांटा, फिर इसी को और ऐसे ऐसे बढ़ते गए, वो महाद्वीप कॉन्टिनेंट हमारे बन गए। तो ये क्या है इसी बताया, और ये क्या फिर बांटा नहीं तो बांटा है, जो 33 सागर था उसने इसको, और अभी भी देखेंगे ये कॉन्टिनेंट है एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। तो ये महाद्वीप है जो सबसे बड़ा आपका एशिया हो जाएगा, फिर इसके बाद यूरोप आता है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 हो गए। कौन सा सबसे बड़ा? एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि इस तल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर का मैप बनाएंगे तो आपका एशिया है, यूरोप है ना, उत्तरी अमेरिका हो गया, तो ये बड़े बड़े पार्ट हैं जितने सब कहाँ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, वही उन्होंने कहा है उत्तरी गोलार्ध को बड़ा पाया गया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? सबसे बड़ा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और, तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, ध्यान देना कहाँ पे स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, और विश्व का 1/3 पार्ट पे है ये पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है, तो एशिया के जस्ट हम पश्चिम में देखेंगे तो यूराल पर्वत से ये जोड़ता है या अलग करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। यूरोप अलग ही करता लिखा है तो यही सुनिए। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। जब यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट मिल जाता है उसी पार्ट को हम क्या कहेंगे? यूरेशिया कह देंगे। क्या कहेंगे? यूरेशिया। थोड़ा सा यूरोप के बारे में आप देखते हैं। सारे देखो 7 कॉन्टिनेंट है, सबको डिफाइन किया गया, देख लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए तो पता है आपको यूरोप कहाँ था। अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में क्या है? तो अफ्रीका
एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विषुवत रेखा पर ये 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। तो पूछा जाएगा किस महाद्वीप के मध्य भाग से इस इक्वेटर लाइन गुजरती है, विषुवत रेखा निकलती है, तो अफ्रीका के। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये ऐसा ही महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में पाया जाता है। तो उसका बहुत बड़ा भाग पार्ट है जो उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। देखिए आप पाएंगे कि यही ऐसा महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, आपके विषुवत रेखा, मकर रेखा, मतलब तीनों लाइन यहाँ से गुजरती है। समझ लीजिए कितना बड़ा है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है, सबसे गर्म रेगिस्तान। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। और विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी जो नदी है, ध्यान देना कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा इनके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ढेर सारे भागों से निकलती है, आप जब रीड करेंगे पता चलेगा, देखेंगे मैप में जब पता चलेगा। उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? तीसरा। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे हम पनामा संधि कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला जो पार्ट है पनामा जल संधि होते हैं। देखो ये जल संधि है, आपको दिख रहा हो देखो मैप में सारी चीजें। तो ये जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे जो जोड़ रहा है ये आपका पनामा जल संधि के द्वारा जोड़ा जाए। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी एवं पश्चिमी। ठीक है, तो मोस्टली उत्तर में ही है। हम दो पार्टों में अगर बांटेंगे उत्तर में, तो फिर उसको अगर डायरेक्शन देखेंगे तो पश्चिम में पाया जाएगा। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। आप इनके नाम बताइए, इन महासागरों के नाम बता सकते हैं कौन कौन से, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो कौन से, अगर हम इसके पूर्व में देखेंगे उत्तर अटलांटिक हो जाएगा, और वहां पे देखेंगे पश्चिम में तो उत्तर प्रशांत महासागर हो जाएगा, नीचे देखेंगे दक्षिण महासागर होगा, दक्षिण जो प्रशांत महासागर। तो तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, और नीचे का छोड़ दीजिए, सबसे ऊपर का उत्तरी ध्रुव पर देख लीजिए महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव महासागर ऐसे घिरा हुआ है। चलिए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है ये बताना है। बता दिए दक्षिणी गोलार्ध के पूर्व पश्चिम में कौन सा। भैया अगर हम पूर्व की बात करेंगे दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर हो जाएगा, और पश्चिम की बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछे। इसके पूर्व में कौन कौन से 2 महासागर थे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की हो जाती है। एंडीज है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर फैली हुई है, ऐसे इधर है ये। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन, वो कहाँ पे बहती है, आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा भारत के बारे में यहाँ दिया था, देख लीजिए अपनी कंट्री के बारे में। तो जल संधि है, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको हम जल संधि कह देते हैं। और यहाँ पे स्थल संधि था, ध्यान देना, पनामा वाला। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, कौन सा है। पाक जल संधि। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी है जल संधि, देखो भारत और श्रीलंका के बीच दिख रही, तो यहाँ पाक जल संधि है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में रीड करते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया की कुछ विशेषता है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ना। कैसा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये पूछा जाएगा आपसे। जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है इसको, हम बोल सकते हैं कि एक द्वीपीय महासागर है, क्योंकि इसके भी अगर हम जस्ट पूरब में देखें दक्षिण प्रशांत महासागर मिलेगा, पश्चिम में देखेंगे तो हिंद महासागर मिलेगा, ऊपर देखेंगे तो उत्तर प्रशांत महासागर मिल जाएगा, है ना। तो नीचे देखेंगे इसी वाटर बॉडीज ही है, हम बोल सकते हैं दक्षिणी जो महासागर है। तो इस टाइप से इसको पूरा कवर किया गया। अभी मैप दिखाएंगे ना जब बता देंगे, अभी तुम ये तो मुझे पता है तो बताते जा रहे हैं आपको। अंटार्कटिका की बात करते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्या है, दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है,
इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। ध्यान देना, ये दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित, इसलिए हमेशा ये मोटी बर्फ, मतलब यहाँ पे बर्फ जमी रहती है हमेशा। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। एक ऐसा ही महाद्वीप है अंटार्कटिका जहाँ पे कोई भी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र हैं, जैसे आपका मैत्री हो गया और भारती हो गया। ये एक भारती के बारे, मैत्री के बारे में भी करंट में क्वेश्चन आया था, वो आप लोगों को बताना है अगर करंट की चीज आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। कल ही परसों का क्वेश्चन था एक, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग पहुंच गए जलमंडल पे। चलिए बताते हैं जलमंडल के बारे में क्या है। तो जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं इसी की वजह से, क्योंकि पता है आपको 1/3 पार्ट पे आपका जल भी पाया जाता है, 75% पे। इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग 71%, चलिए 71% मान लेते, 71% पर प्रतिशत पर जल है तथा 29% तक आपका स्थल है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर भी आ जाते हैं, आपके नदियां हैं, झीलें हैं, हिमनदियां हैं, भूगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प की सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग है वो महासागरों में पाया जाए। बताइए 3% पानी पाया जाए। महासागरों का तो पानी खारा होता है तो पीने लायक तो है नहीं। 3% पानी है जो हम लोगों के पीने है, वो कुछ अंडर वाटर है, कुछ आपके ग्लेशियर के फॉर्म में है। तो देखते हैं इसके बारे में। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि ये मैप बना देखो, ये आलावड़ जल है, मतलब 2.5% तक ऐसा जल है जो हम लोग पी सकते हैं। महासागर पर 97.5 जल है, तो ये यूजेस नहीं। तो अधिक खारा होता है कि इसको हम देखो, पहले कॉन्टिनेंट को हिसाब से आपको बताया गया था, तो बार बार बात, सबसे बड़ा हमारा एशिया हो गया था, फिर इसके बाद अफ्रीका पे आए थे, है ना। अब फिर काउंट कर सकते, देखो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधा काउंट कर लिए। अफ्रीका के बाद फिर उत्तरी अमेरिका था, फिर हमारा दक्षिणी अमेरिका था, फिर उसके बाद यूरोप आया था, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। ठीक है। पूछा कि सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए, एशिया हो जाए, कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? भैया यूरोप बड़ा होगा। तो ये इतना कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता जो जल था खारा। शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग आलवड़ जल है जो पीने योग्य के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ओके, नीले ग्रह में मतलब इतना पानी फिर भी पानी की महसूस कमी कर रहे हैं। बात करते हैं महासागर के बारे में। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मैंने बताया था आपका। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगे ज्वार भाटा हो, इसमें तरंग हो या ज्वार भाटा हो, तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ये बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होगा, फिर अटलांटिक महासागर होगा, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। एक ऐसा देश है जो महासागर के, एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम से जाना जाता है, तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर दक्षिणी महासागर आएगा, फिर आपका आर्कटिक महासागर आ जाएगा। तो ये 5 महासागर को क्रम से बताया गया। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। बताइए, यही 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा, जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात की थी, मैरियाना गर्त महासागर में, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार होता है। कैसा? ये वृत्ताकार है। आपको पूछा जाता है कि कैसे जाए, तो ये वृत्ताकार है, गोलाकार। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से आके जुड़ रहा है, ऐसे घूम के जाता नहीं, ऐसा वाला नहीं कहेंगे हम, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया हो या आपका ऑस्ट्रेलिया हो, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। देख लेते हैं 5.1 को, साथ में देखते चलते हैं। अच्छा, वही मैप है आपका। चलिए वो दिखाओ, आपको मालूम है, बताते हैं। तो ठीक है, ये देखो, ये कुछ दिया गया कि ये दंतुरित तटरेखा है। दंतुरित मतलब कटी कटाई, ऐसी एकदम से, ऐसी वो नहीं है एकदम सीधी लाइन हो, ऐसी नहीं है, है ना। एकदम देखो कटी कटाई, ऐसी खुरदुरी लाइन है ये।
तो ये बेलफास्ट इसमें और डबलिन दो चीजें दिखाई जा रही, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये वाटर मतलब समुद्री जो जल स्तर बढ़ रहा है उससे देखो डूबने की कगार पे आ रही है। ये भी बताया जाएगा, इसमें लिखा है, सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह किस आकार का, ये एस आकार का, इनका आकार पूछा जाता है हमेशा। दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर कैसा है, ये एस आकार का। और प्रशांत महासागर कैसा था, वृत्ताकार। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, कहाँ पे, पश्चिमी किनारे पर, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका पाया जाता है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, अभी जो हम लोगों ने देखा है दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। ठीक है, इनके जो कटे फटे ये पार्ट रहते हैं ना, इस वजह से जो पोताश्रय है या पतन है, जो भी है डॉकयार्ड, ये सब आराम से यहाँ पे आ जा सकते हैं, आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था आपको। तो यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, तो हमारा हिंद महासागर है वो कैसा हो गया, त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसके उत्तर में एशिया हो गया, मतलब ऊपर एशिया, पश्चिम में आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व में आपका ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हाँ, पूर्व में बोलेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे तो हिंद महासागर पश्चिम में हो जाएगा, लेकिन हिंद महासागर में से हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो पूर्व में हो जाएगा। दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। किसको, ये दक्षिण महासागर है अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण ईशान तक फैला हुआ है। कहाँ से, ये अंटार्कटिका महाद्वीप से, कहाँ से, अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण ईशान तक फैला हुआ है, 60 डिग्री पे। हाँ, तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर पूर्व के चारों ओर फैला है। कौन सा, आर्कटिक की बात कर रहे हैं, अभी अंटार्कटिका की बात की थी, अब आर्कटिक। यह कहा क्या है, इसकी, ये उत्तर ध्रुव में स्थित है, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित, यह उत्तर पूर्व के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से पिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि किससे जोड़ रही है इसको, प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि को हम बेरिंग जल संधि कहेंगे, एक सकरा सा भाग है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल की बात कर लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है ना, किससे, गैस की एक परत से घिरी है, जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। तो वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, अभी बताएंगे, ओजोन लेयर आएगी। तो वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो वायुमंडल को उसके घटकों मतलब तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। अच्छा, शुरू में हमने आपको 4 ही बताई थी भाई, एक और बढ़ गई, 5 परतों में बांटना है इसको, 5 परतों में बांटा जाता है। तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं और पहले आपका आएगा क्षोभ मंडल। अच्छा, मंडल में फिर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो पहला आपका क्या आएगा, क्षोभ मंडल हो गया, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो ये 5 परतों में इसको बांट दिया गया। साइड से मैप देख लेते हैं कैसे बांटा गया। उसने कहा ना पृथ्वी से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो क्षोभ मंडल में क्या क्या कार्य हो सकते हैं इस मैप के थ्रू देखेंगे। ये आपका क्षोभ मंडल है, तो जितने भी हमारे जो गुब्बारे हैं वो एरोप्लेन है सब उड़ सकते हैं यहीं पे। समताप मंडल में क्या, नहीं, क्षोभ मंडल में ये आवरण बना रहता है, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल तक एरोप्लेन जा सकते हैं। फिर आपके जो मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में हम देखेंगे तो एस्ट्रॉयड हैं आपके, ये सब आ सकते हैं। आयन मंडल और मध्य मंडल के भी सैटेलाइट नहीं, मतलब जो क्या होते हैं, इसको मिसाइल छोड़ी जा सकती है। और आपका बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में आपका सैटेलाइट लगाए जाते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। अब देखते हैं कैसे। देखो ये बगल में एक पिक्चर दिख रही है आपको, पर्वतारोही है। अब इसमें ये बताया जाएगा ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके क्यों चलते हैं। चलिए देखते हैं पहले। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है ना, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। क्या है? साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, क्या
आयतन के अनुसार नाइट्रोजन नाइट्रोजन है वो आपका 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी अन्य गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इन सब की मात्रा 1% में आ जाती है। ध्यान देना कि जो साफ शुष्क हवा है वो 99% तक का भाग है। 78% आपका ऑक्सीजन और वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, 1% में अन्य गैसें आ जाएंगी, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, ये सब। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। देखो जितनी भी चीजें दी गई, आप सोचो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो भाई ऐसे भी काम नहीं चल सकता, वो तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन मेंटेन भी तो रखना है चीजों को, है ना। पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाएंगे। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ध्यान देना, समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें एक अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो उनका सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती रहेगी। अभी बताते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर, देखो एक लिमिट रहती है, एक लिमिट तक नहीं घटता है, ठंडा ही होगा तुम्हें, लेकिन फिर वो मतलब नॉर्मल रहता है, फिर घटने लगता है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये देखो सीधी सी लाइन मिल गई कि वायु कहाँ से बहती है भाई, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखो मैंने बताया ना, ऊपर चढ़ रहा है तो उच्च वायु दाब मिल रहा है, तापमान घट रहा है तो उच्च वायु दाब बढ़ रहा है, तो इस वजह से ये उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब पे बहती है। तो गतिशील वायु को पवन कहा जाता है जिसको हम हवा भी कहते हैं। ये एक पिक्चर बनी थी, इसको देख लेते हैं। जैवमंडल के बारे में बताया गया। तो ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जो तीनों चीजों मिल रही वही आपका क्या बोला था, जैव मंडल कहलाता। देखो स्थल मंडल में पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वायुमंडल में आपके पक्षी उड़ रहे हैं, बादल हैं, और जो स्थल मंडल में पेड़ आपके जो पहाड़ भी आ जाएंगे। जल मंडल में वाटर बॉडीज है, मछली अच्छली भी उसमें रह रही हैं। जीव मंडल के बारे में देखते हैं। तो जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। क्या है जीव मंडल? क्या है? जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के या बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों की आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी मतलब जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े होते हैं, तो जुड़े रहेंगे, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं ये। तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं दो भाग कौन से, जंतु जगत एवं पादप जगत के में तो विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी के रूप में प्रभावित करते हैं। तीनों जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है ना। जहां ढाल हो तो मिट्टी बहने लगती। तो इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार की एक बात बता रहे हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूब गया सुनामी के कारण। तो झीलों तथा नदियों में दूषित जो पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे देखते हैं, लिखा है कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित जो पदार्थ है वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तो इसे हम भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल हो, वायुमंडल या जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए आगे देखते हैं क्या है। और ये अभ्यास क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए और मतलब चैप्टर ये लास्ट ही था।
लास्ट पेज था, भी टॉपिक तो एक दो और है। क्वेश्चन लिखा है पहला कि पृथ्वी के 4 प्रमुख मंडल कौन से। देखो मंडल पूछा है, वो 5 वाला 4 ही पूछा है इसने, तो वही बताएंगे। 5 वाली वो चीज अलग थी कि बहिर्मंडल भी ऐड करिए था, हम 4 यहाँ पे बताते हैं पहले क्या होता है। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं आपके, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। भाई बता दीजिए महाद्वीप कौन से थे, लाइन से बताना। सबसे बड़ा एशिया था, फिर यूरोप आ जाएगा, फिर अफ्रीका, नहीं एशिया के बाद अफ्रीका बड़ा होता है, ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका यूरोप आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। ओके, पूरे बताने हैं बस, 7 थे, 7 बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बता दीजिए दक्षिणी गोलार्ध में भाई ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, हो गया। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो अब विभिन्न परतों में आपकी 5 आ जाएंगे। देखो परतें पूछी, वहां पे परिमंडल पूछा था, वो 4 थे, परतें क्या है 5 है। क्षोभमंडल सबसे नीचे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो पहले क्षोभमंडल आएगा, फिर समताप मंडल जिसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, बताएंगे अभी, फिर मध्यमंडल आ जाएगा, आयन मंडल आ जाएगा, लास्ट में आपका आएगा बहिर्मंडल जिसको हम वायुमंडल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। भैया इसलिए कहते हैं, इस तल का बहुत बड़ा भाग है वो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका 71% तक पर जल पाया जाता है। तो अंतरिक्ष से जब इसको देखते तो ये नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन है इसमें, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं बताइए। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहते हैं, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध को बोल सकते हैं कि स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, बता दीजिए क्यों जरूरत है। क्योंकि जो जीवमंडल है ये स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग होता है और यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, मनुष्य सहित यहाँ पे छोटे कीड़े मकोड़े हों, प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं क्या है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है। कौन सा भैया, यूराल हो जाएगा है ना। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है, यूराल। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है, तो भैया किससे जुड़ा है, तो यहाँ पे एक जो स्थल जल संधि है ना, स्थल संधि, स्थल जल संधि नहीं, स्थल संधि पनामा जिसको कहते हैं, उससे जुड़ा है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन का सर्वाधिक है, किसका है, नाइट्रोजन का। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है बताइए। जो थल मंडल है ना, ये वाला, वायुमंडल है नहीं, जलमंडल है, थल मंडल ही तो रहेगा, कॉमन सेंस का। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा। खालिस्तान को और देख लेते हैं क्या है। पहले लिखा है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, तो आपको बताया था प्रशांत महासागर में स्थित है, कौन सा, मैरियाना गर्त। दूसरा क्वेश्चन है, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, तो बताइए कोई। हिंद महासागर भारत के, हिंदुस्तान के, भारत के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो इसको क्या कहेंगे, जीवमंडल कहते हैं। तीसरे वाले में जीवमंडल हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं, इसमें लिखा यूरोप एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, किसको, यूरोप प्लस एशिया को। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा भाई, माउंट एवरेस्ट है, 8,848। क्लियर, आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो बस ये कुछ नहीं है, विश्व के रेखा चित्र को, महाद्वीप को काटें तथा उन्हें बनाएं, इसमें अपन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मानचित्र को देखें, ये सारी चीजें देखनी है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका, सारी चीज़ों को एक बार आप लोग देख सकते हैं, मैंने बता भी दिया क्या। तो आई होप आप लोगों को ये एनसीईआरटी की सीरीज है ज्योग्राफी की बहुत पसंद आ रही होगी, और इसको लोगों को शेयर करें, और जिसको भी यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब